चलिए, अभी तक 20 लोग ज्वाइन किए हैं। बाकी आगे हम लोग सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग के बीच में श्री सुनील कुमार चौधरी जी सर आ गए हैं, और वो आज आप लोग को एनपीएस का के बारे में बताएंगे। एनपीएस से भी चूंकि नया चीज है तो बहुत लोग इसमें ये भी हैं। उम्मीद है कि सब लोग आप लोग भी एनपीएस में ही होंगे, तो इस वजह से इसमें विशेष रूप से भी थोड़ा सा ज्ञान रखने का जरूरत है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादा बनता है। ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। 3:07 हो गया, हम तो 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकेंगे, इसलिए बार बार कहा जा रहा था कि 25 तक में ही आप लोग कोशिश करें ज्वाइन कर जाने के लिए। तो हमारा ये सुनील कुमार चौधरी सर हैं, उनका हम लोग वेलकम करें। और आज इनका जो ज्ञान है, ज्ञान से ले लीजिए। जो कुछ क्वेश्चंस होगा वो भी अपना इनसे पूछ लीजिएगा। तो सुनील कुमार सर प्लीज आए और इनको आगे बताएं। पेंशन सिस्टम क्या बोलते जा नेशनल पेंशन सिस्टम। हेलो, आवाज आ रही है सबको? एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए सर को कि आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम, अब ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। एनपीएस शॉर्ट में हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हेलो, तो रिप्लाई नहीं पता चलता। तो माइक ऑफ रहता है ना उनका, आप बोलते हैं। हाँ, नेशनल पेंशन सिस्टम। हाँ, इसका आरंभ, हाँ बोलिए। हाँ, एनपीएस का आरंभ 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 10% है। और 1/4/2019 से इसमें गवर्नमेंट ने 14% कंट्रीब्यूशन चालू कर दिया है। 1 जनवरी 1/4/2019 से। ऐसे पढ़ाने में पता ही नहीं चलता है कि उधर थोड़ा आप लोग सर चाहते कि इंटरैक्टिव सेशन रखिए, माइक आप लोग ऑन करके, मतलब सर जो इंटरैक्टिव सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा बात करते हुए, तब ना पता चले। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक ठीक। तो ये 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। सबसे पहला कि एनपीएस में जो भी एम्प्लॉय सबसे पहले ज्वाइन करते हैं तो उनका सीआरएस फॉर्म भराया जाता है। सीएसआरएफ फॉर्म भराया जाता है। इसको पहले S1 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको CSREF फॉर्म बोला जाता है। इसको भराकर ज्वाइनिंग के साथ एम्प्लॉय ज्वाइन के साथ साथ ही जमा करता है, और जमा करने के बाद इसकी सारी प्रक्रिया पूरा करते हुए लेखा कार्यालय द्वारा इसको फैसिलेशन सेंटर में भेज दिया जाता है, और वहां से भेजने के बाद वो फॉर्म CSRF फॉर्म बोलता है, उसको S1 फॉर्म भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंट्रीब्यूशन स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोला जाता है इसका। हेलो, हाँ बोले तो कंट्रीब्यूशन स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हाँ, इसको
इसको S1 फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। शुरू जो भरते हैं वह S1 फॉर्म ही होता है, समझे। इसको भरने के पश्चात लेखा कार्यालय में आता है। लेखा कार्यालय द्वारा इसको फैसिलिटी सेंटर में भेज दिया जाता है, जो नजदीकी फैसिलिटी सेंटर से वहां के द्वारा यह NSDL चला जाता है। और NSDL से कर्मचारी का प्राण नंबर आवंटित किया जाता है। सभी कर्मचारी का, जैसे पुराने कर्मचारी थे उनको PF नंबर के अलर्ट होता था, उस PF नंबर से जाता था। PF नंबर तो अभी अलर्ट होता है, लेकिन एक प्राण नंबर जो NPS वाले को अलर्ट किया जाता है। और जब वह प्राण नंबर अलर्ट हो जाता है तो NSDL द्वारा प्राण किट लेखा कार्यालय में प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद वह प्राण किट कर्मचारी को दिया जाता है। उसके द्वारा क्या होता है कि कर्मचारी प्रत्येक माह अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक। हाँ, जो प्राण नंबर दिया जाता है उस पर ही कर्मचारी का पैसा का कटौती किया जाता है। उसमें अब 1 अप्रैल से कर्मचारी के सैलरी से 10% की कटौती होती है, और गवर्नमेंट की तरफ से 14%, जो कि यह पहले 2019 तक, अप्रैल 2019 तक 10% कटौती की जाती थी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे। और ये जो भी पैसा रहता है NSDL इसका रख रखाव करती है। जो भी पैसा है इसका NSDL रख रखाव करती है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हाँ, और इसका फंड मैनेजमेंट रहता है PFRDA, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका समझे। PFRDA इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। अगर मान लिए कि पूछ दिया कि PFRDA का फुल फॉर्म लिखिए, NSDL का फुल फॉर्म लिखिए, तो ये आप बता सकते हैं, समझे। क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। और मोटा तौर पर आपको बता दें कि NPS से बहुत एकाध वो शॉर्ट नोट्स की क्वेश्चन आती है, ज्यादा, जो कि आपको पहले ही बता दें कि NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। यह 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था, समझे। हाँ, अब उसके बाद क्या आता है, उसमें लिखें जो भी कर्मचारी ज्वाइन करते हैं उनको साथ ज्वाइनिंग के समय ही S1 फॉर्म भरा जाता है। वह फॉर्म भर के जमा करता है। पर्सनल विभाग जहां भी ज्वाइन करते हैं उसके द्वारा सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए लेखा कार्यालय में आती है। लेखा कार्यालय उस फॉर्म को फैसिलिटी सेंटर भेज देता है। फैसिलिटी सेंटर से वह NSDL चल जाता है, जहां की प्राण नंबर अलर्ट किया जाता है, और उस प्राण के बिहाफ में पैसा आपका कटना शुरू हो जाता है, ठीक। फैसिलिटी सेंटर हर जगह, जैसे कि हर जोन में एक फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जहां की फॉर्म कलेक्ट करके जमा किया जाता है। तो नहीं, ये प्राइवेट कंपनी संचालित करती है। ये सब प्राइवेट कंपनी, वे सब NSDL के अंतर्गत काम करती है। हाँ, उसका एजेंट, ये जो भी है सारा आपका प्राइवेट, पैसा कटने के बाद जो भी पैसा आपका चल जाता है वो NSDL आपका प्राइवेट कंपनी है। वो आपका सारा पैसा का रख रखाव वही करती है। आपका पैसा कहाँ रखना है, कहाँ जमा करना है, किस किस में लगाना है, इसका निर्णय वही करती है। हाँ? नहीं, वो फंड आप लोग
नहीं नहीं, वो आपका 40% पैसा जो है कि अस्थाई में रखती है, 60% पैसा मार्केट में लगाती है, समझे? वो 40% नहीं, वो नहीं, ये पावर एनएसडीएल को ही दिया गया। इसमें आपको पैसा जाने के बाद उसका रख रखाव उसी के ऊपर है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझे? हाँ, ठीक है। अच्छा, पहले जो 10% था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, अब 14% हो गया है। हाँ, 14 हो गया है। हाँ, अप्रैल 19 से। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। anyway, किसी को कुछ हाँ पूछिए। प्राण नंबर 16 डिजिट का होता है। ऐसे हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट ठहर जाइए, क्योंकि हम भी गिने नहीं हैं, लेकिन आप क्वेश्चन कर दिए हैं तो हम हाँ हाँ प्रभाकर जी, जो प्राण नंबर अलर्ट करता है वो कितने डिजिट का होता है? 12 का ना? हाँ, थोड़ा सा देखिए तो उसको गिन के। हाँ ठीक। हाँ ठीक, ठीक है, ओके, आप लोग का सवाल ठीक, 12 डिजिट का होता है और पीपेन 16 डिजिट का होता है। हाँ ठीक, ओके ठीक। पी नहीं, ये तो 12 डिजिट का होता है, पीपेन 16 डिजिट का होता है। हाँ वो, हाँ तो 2009 से पहले जो हो गया था वही पीपेन पर पैसा ना करता था। हाँ 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 हाँ, वो 2009 से पहले जो था ना, पीपेन पर पैसा कटा था। जब से एनएसडीएल का शुरुआत हुआ उस समय से प्राण नंबर पर ही पैसा जाने लगा, ठीक। जब तक एनएसडीएल का शुरुआत नहीं हुआ था 2004 में, जो भी पैसा कटता था वो पीपेन के द्वारा कटता था। अब जो जब से एनएसडीएल हाँ, अच्छा, इसके बारे में हम कल क्लियर कर देंगे, पीपेन और प्राण के बारे में, समझे? हेलो, इसको हाँ हाँ ठीक 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 है, पीपेन और प्राण के में जो डिफरेंट है, जो क्वेश्चन रहेगा वो आप हमको दीजिएगा, कल इसके बारे में हम क्लियर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़े। अब आ जाइए कि अब जो है ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, अब तो यहाँ तो हो गया कि 10% 14% जो कटा। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी चाहता है कि हम इससे पैसा विड्रॉवल करें बीच में, अगर कोई भी कर्मचारी, हेलो, हाँ ये सब हो गया, कोई कर्मचारी अगर चाहता है कि बीच में कुछ पैसा हम विड्रॉवल करें, तो कम से कम 3 साल सेवा पूरा होना अनिवार्य है, और उसके कर्मचारी के जमा राशि का, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का, एक चीज समझिए, कर्मचारी के जमा राशि का 25% ही वह निकाल सकता है। उसमें भी या तो मकान खरीदने के लिए हो, बच्ची के साथ, जैसे कि ओल्ड पेंशन में पीएफ का पैसा कैसे है, घर बनाने के लिए है, मकान खरीदने के लिए, बच्ची की शादी, बच्चे को हायर एजुकेशन देना हो, उस संबंध में। इसी तरह इसमें भी जो है कि बच्ची की शादी करना हो,
घर बनाना हो, मकान लेना हो, किसी बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, उस अवस्था में 3 साल जो कर्मचारी पूरा कर गया है वो अपने जमा राशि का 25% निकाल सकता है पार्सल विड्रॉवल के द्वारा। तो प्रोसीजर बताएं कि आप फॉर्म है, पार्सल विड्रॉवल करके फॉर्म है, आप नेट से डाउनलोड कीजिए, अपने अपने हाँ पार्स हाँ हेलो बोलिए। पार्सल विड्रॉवल करके फॉर्म आपको नेट से निकाल कर आप उसको भर सकते हैं। उसमें आपके साथ पहला नियम है कि 3 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए। हेलो हाँ, दूसरा कंडीशन है कि चाहे तो बच्ची की शादी हो, मकान बनाना हो, बच्चे का हायर एजुकेशन के लेना हो, इस अवस्था में आपका कंट्रीब्यूशन जो आपका जमा राशि का 25% ही आप निकाल सकते हैं। नहीं आप केवल आप अपने नहीं आप अपने बैलेंस का 25% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, जमा राशि का 25%। नहीं 25% मात्र। हाँ ओनली 25%, इससे अधिक आप नहीं निकाल। हाँ बोलिए। नहीं चाहे आपको कितनो सर्विस हो गया, आप 25% से अधिक नहीं निकाल सकते। ये विड्रॉवल आप 3 बार कर सकते हैं। हाँ अब आगे, हाँ 3 बार। अब रह गया, अब चलिए इसमें अब आगे आ जाते हैं। ये तो हो गया, ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म हो गया, इसमें निकासी का प्रक्रिया हो गया। अब चलते हैं रिटायरमेंट के प्रक्रिया में। हाँ, अगर कोई कर्मचारी रिटायर करता है अपने 60 साल की सेवा पूरा करके, या जो भी जितने साल की सेवा पूरा करके, समझें अगर उसके खाते में अगर 2 लाख लमसम 1,99,000 तक है, यानी 2 लाख तक है, तो पैसा टोटल पैसा वो विड्रॉवल अपना निकाल सकता है। ठीक, अगर 2 लाख से अधिक पैसा उसके खाते में एनपीएस में है तो आपको 60% ही पैसा आप उससे आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा एनपीएस का, ओनली 60%। हाँ, और 40% का एन्युइटी बॉन्ड आपको लेना होगा। लेना क्या हुआ, नेसेसरी है, उसी के आधार पर आपका पेंशन फिक्स होगा, जिसमें हाँ उसी पर जो पेंशन बनेगा उसी पर पेंशन बनेगा। इसमें सरकार कहीं से कोई इन्वॉल्व नहीं है, सरकार 1 पैसा भी नहीं देती है। आप ही का पैसा जो 40% रहता है, तो उसको उस पैसा से एसबीआई वाला, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एलआईसी, बहुत सा मैक्स लाइफ और बहुत सा बैंक जो है कि अब आ गया। पहले तो 3 ही बैंक था, आईसीआई था, एचडीएफसी था, एलआईसी था, लेकिन अब बहुत से 5-6 बैंक और जुट गया है। तो आपको वही जो आपका 40% है उसी से आपका पेंशन, आपका जितना 40%, मान लीजिए सपोज डेट है कि आपका 5 लाख रुपया है आपके एनपीएस खाते में, उसका आप 60% आपको मिल जाएगा, और बाकी 40% जो पैसा हो गया उस पर आपका जो पेंशन फिक्स होगा वो आपको मिलेगा। ठीक, क्या? हाँ, नहीं आप कभी भी निकालिएगा तो आप पहले भी मान लीजिए कि आप नौकरी से जाना चाहते हैं तो फाइनल विड्रॉल, तो आपको फुल पेमेंट नहीं मिलेगा, 60% पैसा मिलेगा। हाँ 60
हाँ फोर, हाँ हाँ आप VRS, हाँ 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 नहीं, आपको 60% ही पैसा मिलेगा आपके जमा राशि के। किसी भी हालात में आपको NPS खाते से 60% ही पैसा मिलेगा। 40% आपको, आपका पैसा आपको यूनिटी हाँ हाँ दोनों एम्प्लॉय और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का 60% पेमेंट आपको कर दिया जाएगा और 40% पैसा आपका रोक कर हाँ पेंशन फंड में लगाया जाएगा, जो कि सरकार से कोई रिलेटेड नहीं रहती है। वह सब प्राइवेट बैंक, कंपनी, SBI, LIC द्वारा जो पैसा निर्धारित होता है, आपका जो इंटरेस्ट आता है उसी पर आपका पेंशन फिक्स होता है। वही पर मंथ जो जितना हिसाब से मान लीजिए कि आपका 2 लाख रुपया 40% हो जाए तो 2200-2300 के करीब करीब आएगा पेंशन। अगर मान लीजिए पेंशन अगर आप हाँ पेंशन का फिक्सेशन देखिए, जैसे मान लीजिए आप हैं, अगर आप अपने लाइफ तक पेंशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भी पेंशन ले, हमारे स्पाउस को भी पेंशन मिले, तो उस स्थिति में थोड़ा कम मिलेगा, उससे कम, ठीक। अगर स्पाउस के बाद आप अपने बेटा या बेटी को अगर नॉमिनी बनाकर पेंशन देना चाहते हैं तो इस स्थिति में और पेंशन कम हो जाएगा। अब इसका रफ कैलकुलेशन तो आपको आपके अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके NPS खाता में लास्ट टाइम में 40% कितना पैसा रहता है। तो मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया मान लीजिए कि आपके खाते में है, तो 10 लाख का 60% कितना हो जाता है बताइए? 6 लाख तो आपको मिल गया, बाकी कितना बचा? हाँ 4 लाख रुपया का आपको पेंशन मिलेगा। 4 लाख में जो भी उस समय मार्केट वैल्यू रहेगा, कोई इसमें फिक्स बता रहे हैं कि इसमें कोई फिक्स लिमिटेड नहीं है, जो मार्केट वैल्यू रहेगा, जो उस समय रहेगा, उस रेट से आपको पेंशन फिक्स किया जाएगा। हाँ जो मार्केट रेट का इंटरेस्ट रहेगा, 4 लाख में जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हाँ मंथली दे देगा आपको। अब वो 12 से आप भाग कैसे करते हैं? आप मंथली, ये मार्केट रिलेटेड पैसा जो मंथली उसको इनकम होगा वही में आपको पेंशन देगा। 12 से भाग हो सकता है कि आपको माने रिटायरमेंट के बाद तो खैर वो फिक्स में लगाता है, इसलिए उसमें घर भर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि वो उसका 23, मान लीजिए कि 4 लाख का आपको 2500 रुपया पेंशन बना या 3000 रुपया बना, कैलकुलेट दिखा देगा। उस टाइम में जब आप अपना ऑप्शन भरिएगा ना पेंशन के समय, तो जो बैंक चुनिएगा देख लीजिएगा, सबका अलग अलग आएगा। SBI का कुछ रहेगा, HDFC का पेंशन कुछ बनेगा, LIC का अगर लीजिएगा तो कुछ, सब अलग अलग। तो कोई भी लोग अगर अच्छा देखते हैं, जैसे मान लीजिए SBI आपको अगर 200 रुपया ज्यादा दे रहा है तो आप चुनिएगा कि हम SBI से लें। मान लीजिए HDFC अगर 200 रुपया ज्यादा दे रहा है तो आप चुनिएगा कि हम HDFC से लें। जो भी उस समय देखिएगा हमको अच्छा रिटर्न दे रहा है उसी को ना आप चुनिएगा, क्योंकि आपको जितना दिन जीवित रहिएगा उतना दिन आपको वो उतना ही फिक्स पैसा मिलेगा, ये नहीं कि उसमें घट बढ़ होते जाए। बात समझ रहे मेरी? हाँ अब रह गया, अब जो है कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी NPS के अंतर्गत डेथ कर जाता है तो उसके फैमिली को, माने उसकी वाइफ को प्रोविजनल पेंशन का भी प्रावधान इसमें है, वो ओल्ड पेंशन की तरह। प्रोविजनल जैसे कि अभी मान लीजिए जो ये पेंशन स्कीम में जैसे कि है, जो पहले
2004 से पहले है। जैसे मान लीजिए कि कोई डेट करता है एम्प्लॉय, तो उसकी वाइफ को सर्विस मिलता है ना, पेंशन मिलता है ना, बस सेम सारा प्रक्रिया उसी के तरह लागू होगा। उसको भी पेंशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, समझे। और मान लीजिए अगर एम्प्लॉय 7 साल सर्विस कर लिया है, तो उसके बेसिक का 50% उसकी वाइफ को पेंशन। अगर आफ्टर 7 साल के बाद अगर किसी कर्मचारी को डेथ होता है एनपीएस में, तो उसके फैमिली को 50 पर बेसिक का 50% बनेगा। यदि 7 साल से कम अगर वो नौकरी करके एम्प्लॉय डेथ करता है, तो बेसिक का 30% पेंशन मिलेगा। हाँ, पुराने पेंशन के हिसाब से सारा प्रक्रिया पुराना पेंशन वाला ही लागू रहेगा। हाँ, सब कुछ पुराना प्रक्रिया के तरह आपको। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर आपके वाइफ अगर पेंशन लेना चाहती है, तो जो आपका एनपीएस में पैसा कटौती हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा, आपकी वाइफ को। वो पैसा वो सरकारी फंड में एफएनसीओ के खाता में पहले जमा करना होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। वो आपको आफ्टर डेथ के बाद आपके फैमिली से पूछा जाएगा कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या फुल सेटलमेंट लेना चाहती हैं। तो हर आदमी, स्वाभाविक बात है, कोई भी चाहेगा कि हम पेंशन लें। यदि अगर पेंशनर शादी कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, तो उसका पेंशन बंद हो जाता है। बस एनपीएस का मोटा मोटी खाका यही है। और इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और कुछ जो सवाल रहेगा वो कल हम, अगर कुछ सवाल है तो इसमें से आप लोग पूछिए। नहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम पहले था। नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए, मैक्सिमम अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं कि एनपीएस से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो शॉर्ट नोट्स में वही आता है एनपीएस से संबंधित। एनपीएस कब आरंभ हुआ था उसको लिख देना है। एनपीएस के कंट्रीब्यूशन पूछेगा, तो अभी प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो आप 10 और 14 बता सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर मान लीजिए अगर आफ्टर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को कितना पेमेंट होता है, कितना में पेंशन बनता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आप लिखिए कि 60% पेमेंट हो जाता है, 40% जो पैसा रेस्ट बचता है उसी पर पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है। यदि मान लीजिए किसी कर्मचारी को एनपीएस में डेथ कर जाता है, तो पुराने पेंशन के तरह उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है। अगर 3 साल तक, अगर 3 साल सेवा किया तो 30%, अगर 7 साल सेवा पूरा कर लिया तो उसको 50% पेंशन मिलेगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था। और इसमें तो कुछ ऐसा चीज है नहीं कि आपको हम बताएं। और कुछ पूछिए। जो मोटा मोटी बेसिक एनपीएस में एक छोटा सा चैप्टर है जो कि आप लोग को बता दिए हैं। क्या बोलिए? पुराने वाले पेंशन में क्या पूछिए, क्या बताना है? पुराने वाले पेंशन में तो 60 साल के बाद आदमी रिटायरमेंट करता है, बेसिक का 50% पेंशन मिलता है। और
हाँ, अब तो वो तो कॉम्पिटिशन वगैरह तो जो पेंशन सेक्शन डील करते हैं वही आपको बताएंगे, समझे। कॉम्पिटिशन वगैरह तो वही वो लोग फिक्स करता है कैसे कैसे। जो मोटा मोटी हम जानते हैं वही बताते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, अच्छा इसमें आपको क्या होता है, आपको एक चीज और बता देते हैं एनपीएस में कि इसमें दो तरह के खाता खुलता है, टायर 1 और टायर 2, समझ। तो टायर 1 जो है कि सभी लोग के लिए अनिवार्य होता है, सब व्यक्ति के लिए। बिना टायर 1 खोले हुए टायर 2 आप नहीं खोल सकते हैं एनपीएस में, जो कि सभी एम्प्लॉय को टायर 1 पहले खुलता है। टायर 2 खोलना है कि मान लीजिए कि हमारा तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा आप कुछ इसमें सेविंग करना चाहते हैं तो टायर 2 खोलकर आप इसमें सेविंग कर सकते हैं। और इसमें से जब भी पैसा आप टायर 2 में से जो भी पैसा है आप कभी भी रख सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो आपका, आप उसमें अपना पैसा लगाने के बाद आप फंड चुन सकते हैं, आप लिक्विड में दीजिए चाहे अस्थाई में दीजिए, समझे। टायर 2 वो आपके मर्जी के ऊपर है। जैसे पुराने पेन, हाँ हाँ, क्या, हाँ, हम्म, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आप और जिस तरह ओल्ड पेंशन में है कि लोग अपना जैसे पीएफ तो जो है वो तो नेसेसरी कटता है, उसके बाद लोग वीपीएफ कटाते हैं। तो वीपीएफ जो आपका 10,000 5,000 20,000 जो पीएफ का इंटरेस्ट मिलता है वही रेट से वीपीएफ का इंटरेस्ट मिलता है ओल्ड पेंशन में। हेलो, और कुछ पूछिए इसमें, क्या कुछ सवाल है तो। नहीं, उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, वो आपका जैसे बैंक में जैसे आप पैसा जमा करते हैं उसी तरह जब भी निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। टाइप 2 आपके सेविंग के लिए बनाया गया है। आप उस किस में कि हाँ, इनकम टैक्स एकदम रिबेट मिलेगा, जो इनकम टैक्स रिबेट मिलता है 80 सेक्शन 80 के अंतर्गत, उसमें आपका रिबेट मिलेगा। कि तो तो लॉकिंग पीरियड वाला जैसे आप रिबेट, उसमें सुनिए ना, उसमें आप वैसा फंड लीजिएगा तब ना। मान लीजिए हमको इनकम टैक्स से मतलब नहीं है, हेलो, अगर हमको इनकम टैक्स रिबेट से मतलब नहीं है तो उस तरह के फंड लेंगे। अगर हमको इनकम टैक्स रिबेट लेना है तो उस तरह के फंड लीजिएगा तो आपको लॉकिंग पीरियड हर जगह रहेगा। हाँ हाँ, तो वो तो आपको फंड चुनने के बाद वो तो जिस तरह के मान लिया 5 साल का 3 साल का जो एचडीएफसी है, बहुत सा है बैंक में है, वो तो वो बताएगा कि आपको 3 साल, कम से कम मिनिमम 3 साल का लॉकिंग जरूर रहता है, मिनिमम 3 साल का। हाँ, और ऐसे बहुत सा उसमें है कि अगर इनकम टैक्स रिबेट नहीं तो आप ऐसे जब भी चाहिए पैसा, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स रिबेट नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसमें टाइटू में पैसा किसी भी फंड में डाल दीजिए, कभी निकालिए। म्यूचुअल फंड कैसे आप लोग जानते हैं ना, म्यूचुअल फंड बस तो ये, हाँ तो वही बात है, वही बात, हाँ वही बात है। टाइटू लोग खोलते ही बहुत कम है। अब टाइटू तो है कि पुराने जैसे पेंशन वाले भी लोग टाइटू खुलवाने लगते हैं, इसलिए कि क्या पड़ता है, लेकिन टाइटू खुलवाने के लिए क्या उनको टायर 1 खुलवाने पड़ता है। नहीं, उनको भी पहले टायर 1 खुलवाना है। इनकम टैक्स पहले जब तक
ये आप मान के चलिए, जिस भी कोई भी इम्प्लॉय के जब तक टायर 1 नहीं खुलेगा टायर 2 नहीं खुलेगा। टायर 1 खुलवाना, अगर कोई मान लीजिए हम भी पुराने स्कीम में हैं, अगर हम भी अगर चाहेंगे कि 50,000 दिया है इनकम टैक्स रिबेट के लिए, तो हमको भी टायर 1 खुलवाना पड़ेगा। और जितना पैसा हम भी जमा मेरा होगा उसका 60% ही मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, मेरा भी 40% पैसा सीज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आराम से कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। समझ? हम्म। कौन? ये? हाँ 25% अगर, हाँ 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 हाँ, आप अगर चाहते हैं तो आपका पैसा अगर जमा कर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं जमा कीजिएगा तो आपको ही घाटा होगा। तो कोई नहीं जमा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको लास्ट में उसका पैसा उतना आपको कम मिलेगा। आप मान लीजिए कि आप 25%, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका है और उसका 1 लाख का 25%, इसलिए बहुत कम कितना मिलेगा, 25% जोड़ लीजिए 1 लाख का। इसलिए बहुत रियर केस में कोई वैसा ही व्यक्ति है कि जो कि बहुत ज्यादा मजबूरी है, मान लीजिए 20,000 रुपया मिलेगा, हाँ, तो लेके क्या करेगा? हाँ, मान लीजिए कि जिसका 10 लाख का है उसको मान लीजिए कि 2 लाख या 2.5 लाख मिल जाएगा, तो उससे क्या, बहुत रियर केस में ही लोग पार्सल विड्रॉल लेते हैं। उससे उससे अच्छा लोग बाहर से लोन लेना पसंद करते हैं, लेकिन इससे निकालना पसंद, क्योंकि इसमें बहुत कैटेगरी है, जितना बाहर से लोन मिल जाएगा उतना से ज्यादा इसमें माथा पेची होगा। और आप लोग को हम यही अपने तरफ से सजेशन देंगे कि आप लोग, ये तो एनपीएस बहुत 2 4 5 नंबर, ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप लोग मेन, आप लोग का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आप लोग टेंडर पढ़िए, सर्वे पढ़िए, एस्टिमेट पढ़िए, ये सब एकदम मुख्य क्वेश्चन में। आप तो शायद इस साल से 80 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया है। हेलो, आप 20 पहले तो था कि 5 क्वेश्चन आता था जो कि 20 नंबर का रहता था, जिसमें 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन रहता था और 2 क्वेश्चन रहता था शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस रहता था। 20 नंबर का, 20 नंबर का शॉर्ट नोट्स रहता था और 20 नंबर का डिफरेंस रहता था। अब इस बार से तो आप लोग का सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए 80 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग एनपीएस कोई बड़ा ज्यादा चैप्टर नहीं है, मुख्य चीज आप 4 5 चीज आप माइंड में रख लीजिए। एनपीएस में ज्यादा, यह 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था, समझे, मोटा मोटी यही सब है। और इसका कंट्रीब्यूशन जो बता दिए, एक वो 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन था और 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था। लेकिन एक एक 1/4/2019 से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% हो गया, स्टाफ कंट्रीब्यूशन 10% हो गया। इसमें मोटा मोटी यही 2 4 यही चैप्टर रहेगा, और रिटायरमेंट वगैरह चाहे पेंशन उनशन से इसमें क्वेश्चन आपको कम ही चांस है कि आएगा, या जो भी अगर पूछ देगा तो आपको मोटा मोटी जानकारी हो ही गई होगी, ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई। अच्छा, दूसरी बात, एनपीएस से रिलेटेड कुछ अगर ऐसा भी बात रहेगा तो आप यूट्यूब से जाके उससे भी आप सुन के बहुत चीज जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब रह गया आपका एक्सपेंडिचर, हो गया एक्सपेंडिचर आपका सबसे लंबा पोर्शन, आप लोग उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। टेंडर हो गया, सर्वे हो गया, एस्टिमेट हो गया, इस सब में 5 6 गो जो है पोर्शन, उसमें आप पढ़ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा आपका एक्सपेंडिचर का।
हेलो, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। अब हम आप लोग से अब एनपीएस से हट के जाते हैं टेंडर में। टेंडर टेंडर थोड़ा चले उधर। हाँ हाँ, आप बोलिए कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। हम आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा बोलिए। आप लोग से एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत पढ़े हैं। टेंडर, हाँ हाँ, और बोलिए 3 प्रकार में कौन कौन होता है। क्या? सिंगल, ओपन और लिमिटेड। हाँ, और एक स्पेशल टेंडर भी होता है। हाँ, मेन 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 टेंडर 3 ही प्रकार के हुआ है जो आप बताएं, ठीक है। अच्छा, हाँ, एस्टिमेट, हाँ बोलिए। वो कल के रखिए, थोड़ा हम उसको देख के आएंगे, समझे। ऐसे तो याद है, लेकिन कल हम आपको उस पर ही, एनपीएस में तो कोई अब चैप्टर बचा नहीं। आपको जो बोलना है एक्सपेंडिचर में, कुछ अगर जो पूछना है, जो आप लोग की दिक्कत है वो बोलिए। हम कल आपको उस पर हम, अच्छा देखिए, आप लोग जो है, हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसको बीच बीच से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव उसमें से ही पूछेगा आप लोग का, समझे। जैसे कि आप सर्वे सर्वे को पूरा पोर्शन पढ़ जाइए, कहीं से वो उठा के उसमें क्वेश्चन डाल सकता है। सर्वे सबसे, एक्सपेंडिचर सर्वे हो गया, एस्टिमेट हो गया, डिपॉजिट वर्क। डिपॉजिट वर्क के बारे में कुछ बता सकते हैं कोई? ये सब इम्पोर्टेंट है। यस यस यस, बोलिए। कितना परसेंट? ओके, अब जैसे कि पुराना नियम के अनुसार जो आप बताएं सही है, समझे। हाँ सर, हाँ बस 5 मिनट और है। नहीं नहीं, चल रहा है क्लास, बस 5-10 मिनट और। क्या? हाँ, टेंडर और टेंडर सिस्टम में एक्सपेंडिचर वाले सर से नहीं पूछे थे, जो एक्सपेंडिचर डील कर रहे हैं। अच्छा, अब आइए। अच्छा ठीक है, कल देखेंगे उसको भी। अब आइए, एस्टिमेट। एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए तो। प्राकलन, हिंदी में उसको प्राकलन कहते हैं, एस्टिमेट। हाँ, कौन कौन? ये आप एकदम सातों को एकदम रट जाइएगा, समझिए। इसमें से एकदम आपको कम से कम, अगर ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन से कम नहीं आएगा। ये एकदम आप देख लीजिएगा, समझे। हाँ, एस्टिमेट से एकदम
इसमें ये सब जानते हैं सब। हाँ, 10 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें। पहले तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन था, उसके बाद शॉर्ट नोट डिफरेंस हर चीज में आता था। ये अभी नहीं, आपको 2A से लेके 3A तक में ये सब मुख्य क्वेश्चन है। फिर वित्तीय औचित्य का मानक, कैश इंप्रेस्ड, ये सब एकदम मुख्य क्वेश्चन है। अच्छा, ओपन टेंडर के बारे में, टेंडर 3 प्रकार बोले, ओपन टेंडर में क्या क्या होता है कुछ बताइए। ठीक। हम्म और लिमिटेड टेंडर, ठीक है। और सिंगल टेंडर, नहीं 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 नहीं, वो तो तत्कालीन अर्जेंसी सर्टिफिकेट हो गया। सिंगल टेंडर वही होता है जो कि उस कार्य के लिए निपुण हो, जो वो उसके सिवा कोई वह कार्य नहीं करता, समझे। किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को दिया जाता है जो उस कार्य के लिए निपुण हो, समझे। और हाँ, और वो जो बोले अर्जेंसी सर्टिफिकेट के द्वारा जो तत्कालीन प्रमाण पत्र बनता है वो अलग चीज है। अर्जेंसी सर्टिफिकेट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए। हाँ, फिर है अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैनेजमेंट बुक, समझे। ये सब जो है ना, समझे, एक्सपेंडिचर आपका सबसे बड़ा पोर्शन हो गया। और जीआरपी तो सबका मिक्सअप है। अगर एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं तो वो जीआरपी में भी आपको 1.5 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको टेकअप कर देगा, समझे। तो इसलिए आप लोग को हम यही कहेंगे कि एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा गह के आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको जीआरपी में भी काम देगा और आपको एक्सपेंडिचर आपका फुल सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट अलग से ही है। बाकी एनपीएस वगैरह ये सब तो है, 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो 2-3 बहुत ज्यादा क्वेश्चन टैली करेगा। पहले भी कभी का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन एनपीएस शॉर्ट नोट एनपीएस में आता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट। ठीक है तब।